नमस्कार। आज हमारे न्यूज रूम में बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं। सेक्रेटरी सीएम मीनाक्षी सुंदरम, जो बेहद सीनियर आईएएस हैं उत्तराखंड के, और कई बड़े विभाग इस वक्त संभाल रहे हैं। ऊर्जा जैसा बड़ा विभाग भी जिनके पास है। आज न्यूज रूम में उनसे ही चर्चा होगी, उनसे ही तमाम सवाल और उनसे जवाब लिए जाएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज रूम में। आप आए। बहुत सारे लोग हमारे जो न्यूज रूम में हमारे सहयोगी हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं या फिर रोस्टिंग क्यों हो जाती है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो शायद जनता के मन में भी होते होंगे। बड़े इनफॉर्मल से सवाल होंगे आपसे। तो मैं सोचता हूं कि शायद अब इस माइक को मैं रीना को, अपनी सहयोगी जो है उनको दे देता हूं, और वही फिर इसको कंटिन्यू करती है। रीना प्लीज आप कंटिन्यू करिए इसे। वेलकम सर इन आवर न्यूज रूम। और मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं और साउथ से आकर नॉर्थ में, वो भी उत्तराखंड देवभूमि में आकर सेवा देना, कितना अलग एक्सपीरियंस है आपके लिए? देखिए 22 साल पहले जब मैंने कैडर ज्वाइन किया था तो कोई व्यक्ति मेरे से मिला था। तो उन्होंने कहा था कि आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बदल गया है। आपका लैंग्वेज बदल गया है, आपका फूड हैबिट्स बदल गया है, आप प्लेन से पहाड़ में आ गए हैं, आप एक ट्रॉपिकल जोन से टेम्परेट जोन में आ गए हैं, क्लाइमेट बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, प्रोफेशन बदल गया है। मैं जी उससे पहले मैं वेटरनरी डॉक्टर था, वहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया है। अच्छा, ये भी नई बात पता चली। बिल्कुल। डॉक्टर आप पहले थे। जी तो मैंने कहा था कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक ज़िंदगी में 2 ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक ज़िंदगी वहाँ का ज़िंदगी जो सर्विस में जॉइन करने से पहले, फिर उसके बाद एक दूसरी ज़िंदगी। लेकिन मैं इस पूरे जर्नी को बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी प्लेजेंट जर्नी सो फार। और उत्तराखंड प्रदेश और यहाँ के जो जनता ने जो मुझे प्यार और सहयोग दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जी। अगला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। तो सर मेरा सवाल है कि जैसे नहीं, सिविल पहले आप सर्विस। अपना नाम बताइए और आप क्या ओके। लिखती हैं ये भी बताइए। तो मैं यहाँ पे खबर उत्तराखंड की कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं और न्यूज़, कौन सी कैटेगरी देखती हैं? एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स। अच्छा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है वो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम्स है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी जितनी टफ होती है उसका इंटरव्यू क्लियर करना उससे ज़्यादा टफ होता है। तो उसके लिए किस माइंडसेट से जाएँ और कैसे उसे प्रिपेयर करें? इंटरव्यू को यूपीएससी इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, उसको पर्सनालिटी टेस्ट का नाम उन्होंने दिया है, क्योंकि आपकी नॉलेज को ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम के माध्यम से। आप नॉलेजेबल हैं, इसीलिए आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करना है, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना है। इंटरव्यू में मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। एनालिटिकल क्वेश्चन में आपको एक स्टैंड लेना होता है, उस स्टैंड को जस्टिफाई करना होता है। जस्टिफाई करते समय इंटरव्यू पैनल से भिड़ना भी नहीं है। अगर आप उनकी ओपिनियन से डिफर करते हैं तो बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से, शालीनता से उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक आपको करेगा। और इंटरव्यू में जो भी जाएंगे उनको प्रिपरेशन के लिए कई सारे मॉक इंटरव्यूज अटेंड करना होता है। मैंने भी अटेंड किया था। कुछ तो सर्विंग ऑफिसर्स ने हमारे लिए मॉक इंटरव्यू लिया था, हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको बताया। और कुछ मैंने इंस्टीट्यूशन में भी ज्वाइन किया था, इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू का ट्रेनिंग लिया था। और इंटरव्यू चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमें बताया था कि ये आपको करेक्शन करना है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। और पहला इंटरव्यू मेरे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर रहा है, और आई स्कोर ओनली 120 आउट ऑफ 300। एंड सेकेंड इंटरव्यू में मैंने 210 लिया था, तो विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्कोर। मतलब दो बातें तो पता चली, संघर्ष करते रहिए, और दूसरी एक ये कि जो ओएमजी और पठान जैसी फिल्मों का रिव्यू लिख रहा है वो इतने गंभीर सवाल भी पूछ सकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम रक्षिता है और मेरा क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि जो लोग अभी जैसे आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे कि अभी कोटा में या कहीं और कोई भी इंस्टीट्यूट में इतने मास सुसाइड्स होते हैं, और हमारा ही पन्नागर यूनिवर्सिटी है, इसमें आए दिन कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने दो जैसे आप डॉक्टर थे पहले, फिर आईएएस बने, तो दो जगह का प्रेशर कैसे झेला, मतलब कैसे हैंडल किया, और अभी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कैसे इस प्रेशर को हैंडल कर? देखिए, बच्चों को और बच्चों से ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि
एक ही कैरियर नहीं होता है, कई प्रकार के कैरियर होते हैं और किसी भी चीज में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो मेरे से किसी अन्य इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि एक कोट आपको बहुत अच्छा कोट लगता है तो आप बताइए। तो एक बार कमल हासन, बड़े फेमस तमिल एक्टर हैं, कमल हासन से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुमको क्या बनना है ये नहीं बोलूंगी, तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे कोई स्वीपर बन जाओ, लेकिन अगर आप स्वीपर भी बनोगे तो तुम्हारे जैसे उतने साफ सफाई से स्वीपिंग करने वाला आदमी कोई दूसरा नहीं है, ऐसे नाम कमाना है। सो दिस वाज हिज कोट। ठीक है, तो कई प्रकार के कैरियर है। ये आईएएस एग्जाम को ले लें, हमारे बैच में टोटल 5 लाख लोग अपीयर हुए और प्रिलिमिनरी एग्जाम में फाइनली 50 लोग सेलेक्ट हुए आईएएस में। क्या रेशियो आ रहा है, 1 in 10,000, 10,000 में एक सेलेक्ट होते हैं। जो भी प्रिपेयर करते हैं इसकी वास्तविकता को जान ले, नंबर 1। नंबर 2, कई लोग 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट लेते हैं। अगर आपके पास अटेम्प्ट है भी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इतना अटेम्प्ट लेना चाहिए। 3 मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, उसके बाद आप कोई दूसरी चीज को देखना शुरू कर दीजिए। नंबर 3, मेरे पास जितने भी लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरे से सजेशन के लिए आते थे, आई ऑलवेज यूज टू से कि बैकअप ऑप्शन रख लेना। ये नहीं है कि ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज के एक सीनियर हैं, विल्वर शेखरन उनका नाम है। खैर उनका तो आईएएस में सिलेक्शन नहीं मिला, कई बार ट्राई किया, और लेकिन पीसीएस एलाइड में उनका सिलेक्शन हो गया था। अब वो नौकरी कर रहे हैं। उनके एक एल्डर ब्रदर थे, तो उनका जो है ही वॉज एन इंजीनियर, और 7 साल 7 अटेम्प्ट उन्होंने ट्राई किया था। उस समय नया नया ओबीसी रिजर्वेशन आया था, ओबीसी को अटेम्प्ट्स बढ़ा के दिया था। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। 7 साल वो लिखते रहे। ये नहीं कि हर बार वो प्रीलिम्स में फेल हुए, 3-4 बार तो उसमें इंटरव्यू तक चले गए, फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, और उनको पीसीएस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली वो अपने इंजीनियरिंग फील्ड में नौकरी के लिए गए, तो हर जगह पे ये पूछा गया था कि भाई 7 साल पहले आपने बीटेक किया है तो 7 साल कर क्या रहे थे, आपका एक्सपीरियंस 0 है, हम आपको नौकरी कैसे देते। तो फाइनली वो बर्तन की दुकान खोल के बैठ गए। तो जितने आईएएस में सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे उससे कई गुना ज्यादा इस तरीके की स्टोरीज मिलेंगे। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रीशियस यूथ। आप आईएएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैकअप ऑप्शन रख लीजिए। आप एक दूसरा नौकरी ले लीजिए, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, उसके साथ साथ आप पढ़ाई करिए। आपको सक्सेस मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी आप निराश नहीं होंगे। ये आईएएस बनने के टिप्स दिए आपने। अभी ये लोग पूछेंगे, बच्चे पूछते रहेंगे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आता हूँ। सीएम की कोर टीम के मेंबर हैं आपके पास आने के बाद एक पब्लिक जानना चाहती है कि सीएम की टीम में आने के बाद सीएम ऑफिस से जो मैनेजमेंट होता है, क्योंकि सीएम ऑफिस ही वो होता है जहां से सीएम की इमेज जाती है, तो उस कोर टीम के मेंबर के हो क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाती है? देखिए, सीएम ऑफिस में मैं अकेला नहीं हूँ। सीएम ऑफिस तो एक बड़ा ऑफिस है जिसमें एसीएस टू सीएम भी हैं, फिर उसके बाद हम लोग 4-5 सेक्रेटरीज हैं। हमारे बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको जो काम दिया गया है उस काम को हम लोग करते हैं। और जैसे मेरा एक काम है कि जब भी सीएम साहब का दिल्ली विजिट होता है, ऑनरेबल पीएम से मिलना हो या अन्य मंत्रीगणों से मिलना हो, तो उसके लिए नोट तैयार करना और टॉकिंग पॉइंट्स तैयार करना, स्टेट की तरफ से क्या क्या डिमांड्स हैं उसको रखना, ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बाकी और भी जिम्मेदारियां हैं। जो विभिन्न विभाग के फाइल्स हमारे पास आते हैं तो उसको सीएम साहब को जो है एक्सप्लेन करके उस पर डिसीजन सीएम साहब का करवा करके फिर उसके बाद उसको संबंधित विभाग को वापस भेजना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीएम साहब से मिलने के लिए मुलाकातियाँ आते हैं तो उनकी समस्याएं आती हैं तो वो हमारे पास रेफ़र किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल सीएम ऑफिस की वर्क है। और अभी थोड़ा सा हम लोग सीएम ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म इंडक्ट करने के लिए कुछ कंसल्टिंग एजेंसीज को भी हायर किया है, और बहुत जल्दी जो है हम लोग थोड़ा सीएम ऑफिस की वर्किंग में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा। और कोई सीएम का डिसीजन कोई ऐसा ना हो जाए कि जिससे उनकी इमेज पे फर्क पड़े, तो उसके लिए कितना परीक्षण करना पड़ता है किसी फाइल का आप लोगों के पास, क्योंकि फाइल तो नीचे से 20 टेबल पे होती हुई आपके पास आती है। जी, ये सच्चाई है। और
मुख्यमंत्री जी के पास जब फाइल आते हैं तो विभागीय मंत्री जी का भी उसमें अनुमोदन होता है या रिकमेंडेशन होता है, फिर उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल आते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस फाइल को जो है कई प्रकार के परीक्षण करना होता है। एक तो उसकी लीगल तो होंगे ही होंगे जो भी प्रस्तावित किए गए हैं, क्योंकि इलीगल चीज़ों को कोई प्रस्तावित नहीं करता है, लेकिन वो उसकी जो दूरगामी परिणाम क्या होंगे और क्या सरकार के जो एजेंडा है उससे अलाइंड है या नहीं अलाइंड है, और उसके साथ साथ उसकी रेपरकशन, सोशल रेपरकशंस, पॉलिटिकल रेपरकशंस, ये सब कैसे होंगे, तो ये सब देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, अब छोटे छोटे जवाब, बिजली क्यों महंगी हो रही है? तो बिजली इसलिए महंगी हो रही है, कोई भी चीज़ आप महंगे रेट पे परचेज करेंगे तो महंगे रेट में बेचेंगे भी, और हमारे पास चूंकि 40% ही प्रोडक्शन है, 60% बिजली हमारे एक्सचेंज में परचेज किया जाता है। और बीच में हमारी जो 2 गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं ये बंद हो गए हैं। रशिया और यूक्रेन वार में हमारी गैस की किल्लत हो गई, उसकी वजह से चला नहीं पाए। ये सब कॉम्प्लिकेट होते चला गया, और उसकी वजह से हमको जो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, और एक्सचेंज में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई। कि तो सिंपल इकोनॉमिक्स है कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। ऐसे ही चूंकि पूरे कंट्री में डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है, एक्सचेंज की प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के नाम से फेमस है। उत्तर ऊर्जा प्रदेश ये क्या लगा था, बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे मिनी, माइक्रो और बड़े हाइड्रो पावर सेक्टर का। आप यंग हैं, आप सेक्रेटरी एनर्जी हैं और सीएम यंग हैं, दोनों की टीम ऐसा क्या कर रही है, कर सकती है जिससे हम ऊर्जा प्रदेश वास्तव में ये में कन्वर्ट हो जाएं? उसके लिए क्या चल रहा है? एक तो हमारी रुकी हुई परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। जो अलकनंदा में रुकी हुई है उसको हम भारत सरकार से और माननीय उच्चतम न्यायालय में बहुत विगरसली परस्यू कर रहे हैं। दूसरा, जो परियोजनाएं हो सकती है लेकिन अभी तक उसका इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं, ऐसे परियोजना जैसे लकवाड़ को हमने शुरू किया था, जो काफ़ी समय से यूपी के समय से पेंडिंग प्रोजेक्ट था। इसके अलावा आराकोट ट्यूनी प्लाजू आदि परियोजनाओं को हम लोग बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। उसके नेसेसरी अप्रूवल्स हम लोग ले चुके हैं। स्मॉल हाइड्रो और मीडियम साइज हाइड्रो परियोजना के लिए हम लोगों ने नई पॉलिसी बनाया है। उस पॉलिसी के तहत 19 परियोजनाओं का अभी डीपीआर तैयार किया जा रहा है, और बहुत जल्दी जो है वो बिडिंग स्टेज में आ जाएंगे। तो उसके बाद काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। उस पॉलिसी में हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी रियायतें दिया है। हमें उम्मीद है कि जैसे हिमाचल में स्मॉल हाइड्रो को लेकर के पावर सरप्लस स्टेट बने, हम लोग भी बन सकते हैं। और इसके अलावा पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी भी हम लोग बना रहे हैं और वो बन के रेडी है। होपफुली नेक्स्ट कैबिनेट में वो माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो उत्तराखंड जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उस पे भी हम लोगों को उम्मीद है, उससे पहले हम लोग पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को क्लियर कर लेंगे तो कुछ परियोजनाएं उसमें एमओयू होने की संभावना है। तो ये उत्तराखंड में जो पावर सेक्टर, लेकिन अब ये छोटा सा प्रदेश है, छोटे से प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हमेशा अच्छा देख के चलती है। आपने बताया बिजली महंगी खरीद रहे हैं, घाटे में बेचेंगे तो घाटा होगा, लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस इतनी नहीं होती। छोटे प्रदेश में तुरंत गवर्नमेंट को आदमी चिल्लाना गरियाना शुरू कर देता है, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो आपको अभी आपने डिसीजन लिया, डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया जो भी आधार पे कि महंगी बिजली खरीद रहे हैं तो हर महीने बिजली के रेट फर्क करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। तो पब्लिक तो आमतौर पे ये कहती है ये तो बेवकूफ बना रहे, हर महीने बढ़ा देंगे। तो इसको कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे ताकि सरकार के ऊपर जो आप लोगों के डिसीजन है उसका एडवर्स इफेक्ट ना आए छोटे से स्टेट में? मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। ये जो बिजली की दाम बढ़ी हुई है उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ते बिजली अवेलेबल कराने वाले प्रदेश में हमारा प्रदेश भी एक है। और आप दूसरे प्रदेश के बिजली के दामों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। स्पेशली लोग उत्तर प्रदेश, हमारे जो पेरेंट स्टेट हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर करके देख लीजिए, उनसे हम काफ़ी नीचे हैं। दूसरी बात, जब बिजली की दाम बढ़ाने की बात आई थी तो हम लोगों ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में ज़्यादा बढ़ाया है, रेजिडेंशियल में कम बढ़ाया है, ताकि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के ऊपर जो भार है वो मिनिमम रहे। ये रक्षंदा कुछ पूछना चाह रही हैं।
गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रक्षंदा खान है। मेरा सवाल ये है, जैसे शुरुआत में आपने बताया कि आप प्लेन से आए हैं और उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की चुनौतियाँ अलग है। हाल ही में हमने देखा कि जोशीमठ में भूस्खलन हुआ, वहाँ पर आप मौके पर पहुँचे, वहाँ की चुनौतियाँ अलग थी। कैसे आपने उस चीज़ को, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, आप लोगों से मिले हैं, क्या कुछ मंजर था, हमने भी कई खबरें लिखी है, चीज़ों को समझा है, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे कि कैसे उस चुनौती से दूर हुआ जाए, मतलब कैसे उस चुनौती का समाधान निकाले ताकि मौजूदा वक्त में फिर ऐसे कोई मंजर किसी और, मतलब राज्य के किसी और क्षेत्र में हमें देखने को ना मिले। देखिए, आपदा हैंडल करना मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था। 2006 से 8 तक मैं उत्तरकाशी जनपद का जिलाधिकारी रहते हुए वरुणावत आपदा और उसके ट्रीटमेंट को हैंडल किया है। 2010 में मैं डीएम हरिद्वार रहते हुए हरिद्वार के पिछले 100 साल के सबसे बड़ा फ्लड को मैंने हैंडल किया है। और उसके बाद केदारनाथ त्रासदी जब हुई थी तो उस समय भी तत्कालीन सरकार ने मुझे विशेष ड्यूटी में वहाँ पर भेजा था। तो जोशीमठ में मैं जो गया था तो उसके पीछे कुछ कारण थे कि हमारी जो मैसेजिंग है मीडिया के थ्रू जो पब्लिक को जाना है, वो मैसेजिंग अच्छे ढंग से नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से मुझे भेजा गया था। अदरवाइज कलेक्टर बहुत अच्छा काम करते थे और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो जिला प्रशासन का रिस्पांस था वो बिल्कुल प्रॉपर था, लेकिन कुछ मैसेजिंग में गलत जा रही थी, इस वजह से मुझे भेजा गया था। और वहाँ चलने के बाद मैंने थोड़ा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया था, उनकी शंकाओं को दूर किया था, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो काफ़ी हद तक हम लोग जो पब्लिक इमेज गवर्नमेंट की थी उसको ठीक कर पाए। और अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो मानसून में इतनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद जोशीमठ में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन उस समय लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी, और नेचुरली अचानक क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, उससे लोग भयभीत हो जाते हैं, तो उसको उनको आश्वासन दिलवाना बहुत इम्पोर्टेंट। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका मलिक है। सर, जैसे कि आपने कई विभागों में अपनी जिम्मेदारी अभी तक निभाई है, ऐसे में आप जब आम जनता के बीच जाते हैं तो उस वक्त आप उनकी समस्याओं को एक अधिकारी के तौर पे सुनते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, या फिर एक आम इंसान होकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी करते हैं? देखिए, हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पूरा जो ओरिएंटेशन है, राइट फ्रॉम ट्रेनिंग, वो लोगों की समस्याओं को समाधान करना ही है। क्योंकि सी वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक बार मैं कलेक्टर था तो एक आदमी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप जिले के मालिक हैं। मैंने कहा यार, जिले का कोई मालिक नहीं होता है, मालिक जो है वो तनख्वाह देता है, तनख्वाह लेता नहीं है। तनख्वाह लेने वाले नौकर होते हैं। तो हम लोग ठीक है, बड़े नौकर छोटे नौकर हो सकते हैं, लेकिन हम सब नौकर हैं, वी आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। सो पब्लिक सर्वेंट वाली मानसिकता जब आ जाती है तो नेचुरली हम लोग पब्लिक की समस्या को उतने ही सेंसिटिविटी के साथ सुनेंगे। सर, एक और सवाल है मेरा कि अभी आपने सर के क्वेश्चन में कहा था कि दूसरे प्रदेशों के हिसाब से यहाँ पे जो बिजली के रेट है वो कम है, लेकिन अगर हम यहाँ का पे स्केल भी देखें तो उस हिसाब से वो चीज़ भी कम है। तो अगर आने वाले टाइम में जो ऊर्जा प्रदेश का सपना है वो पूरा हो जाता है, तो क्या मुफ्त बिजली वाला सपना भी पूरा हो सकता है जनता का? नो, पे स्केल आप कौन सा पे स्केल को बता रहे हैं? आप अपने पे स्केल को बता रहे हैं तो मैं रेकमेंड कर दूंगा। अधिकारियों की पे स्केल को तो देखो हम बता भी नहीं सकते। अगर सरकारी कर्मचारियों की पे स्केल की बात करें तो वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री। सर, आम जनता की बात हो रही है ना, आम जनता के हिसाब से सोचिए तो उनके हिसाब से तो पे स्केल कम ही हुआ। अगर देखा जाए सर तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पर बिल्कुल। इसीलिए देखिए, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन जो है ड्यूरेबल सॉल्यूशन होना चाहिए जी। समस्या का आज कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन करके निकल जाएंगे, कल वो सॉल्यूशन ही हमारे दूसरी समस्या खड़ी कर दे, वो अच्छी बात नहीं होती है। अगर हम कॉरपोरेशन को ये बोले कि महंगे में आप परचेस करो, सस्ते में आप दे दो, तो उसका जो गैप है उस गैप को कौन पूरा करेगा? अब दो तरीके के हैं, या तो कॉरपोरेशन खुद ही फुलफिल करें, कॉरपोरेशन खुद ही फुलफिल करेगा तो कॉरपोरेशन की लॉसेस होंगे, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कॉरपोरेशन जो है वित्तीय रूप से पूरी तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद उनकी कैश फ्लोज इतने कम हो जाएंगे कि वो बाजार में परचेस करके आपको देने के पोजीशन में नहीं होंगे। तो बिजली अवेलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब दूसरा सोल्यूशन है कि सरकार उनको कॉम्पनसेट करें। तो हम लोग बहुत बड़ा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं है। जैसे आपने स्टेट की बात कही है, तो वो स्टेट के सिटीजन का नहीं है, इवन स्टेट गवर्नमेंट का भी लागू है
कि हम लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस वाली स्टेट नहीं है, तो इसलिए हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम सब्सिडाइज करें उसको सरकार से। नमस्कार सर, मेरा नाम योगिता बिस्ट है और मैं पॉलिटिकल बीट पे खबरें लिखती हूँ। तो सर, जोशीमठ आपदा के दौरान बहुत सारे हमने पब्लिक ओपिनियंस पे लिखे और सरकार का जो ओपिनियन था वो भी लिखा। तो मेरे दिमाग में ये सवाल था, लोग वहाँ विरोध कर रहे थे कि जल विद्युत परियोजनाएं जो चल रही हैं उत्तराखंड में, इसके कारण आपदाएं आ रही हैं या ये जो भूस्खलन है इसका एक कारण ये है। तो दिमाग में ये सवाल था, तो आप इसे समझा सकते कि क्या ये इसका एक कारण था या इसके कारण उत्तराखंड में आपदाएं आ रही हैं? देखिए, ये सवाल मुझे वहाँ भी कई पत्रकारों ने पूछा था। मेरा यही रिप्लाई था कि एट द एंड ऑफ द डे आई मे बी पावर सेक्रेटरी बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ये काम एक्सपर्ट्स का काम है, एक्सपर्ट्स को अपने काम करने दीजिए। तो अब विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट एजेंसीज को भारत सरकार ने एम्प्लॉय किया था और सभी के रिपोर्ट में एक मत से जो निचोड़ निकल के आया है वो ये है कि जल विद्युत परियोजनाओं के इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये रिपोर्ट हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उसके माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद ही एनटीपीसी ने कोर्ट में अर्जी लगाया था कि मेरी रुकी हुई प्रोजेक्ट को आगे कार्य करने के लिए अनुमोदन दिया जाए। कुछ टेम्परेरी वर्क्स के लिए अलो भी कर दिया हाई कोर्ट ने और उसके बाद अभी उनकी याचिका पर अभी विचार होना बाकी है। लेकिन अभी तक जो एक्सपर्ट ओपिनियन आए हैं उसके अकॉर्डिंगली जल विद्युत परियोजनाओं का इस डिजास्टर के साथ कोई संबंध नहीं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, यानी कि पेड़ काटे जा रहे हैं, ये भी उसका एक कारण है। तो सरकार इसे कैसे मैनेज करेगी अगर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और अभी मानसून सीजन में देखने को भी मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पे, बहुत जगहों पे सिंकिंग देखने को मिल रही है, उत्तरकाशी, चमोली। तो इसका कारण तो खैर एक्सपर्ट ही बताएंगे, बट इस पे सरकार क्या एक्शन लेगी? उन लोगों को कैसे विस्थापित किया जाएगा? इसके लिए कोई नीति तैयार की गई है या नहीं की गई है? मेरा अपना मानना है कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में यहाँ के गवर्नमेंट भी और यहाँ के सिटीजन्स भी जितने जागरूक हैं, इतनी जागरूकता हम दूसरे प्रदेश में नहीं देख सकते हैं। तो मैं उस एंगल पर एक बहुत बड़ी समस्या को मैं यहाँ पे फोर्सी नहीं कर रहा हूँ और पब्लिक भी उतना ही अवेयर है और सरकार भी अवेयर है। सरकार में उसके लिए फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है जिनका काम ही यही है। नमस्कार सर, मेरा नाम रेनू प्रीति है, मैं नेशनल खबरें देखती हूँ। आप कई सारे सम्मानित पदों पर रहे हैं और हाल ही में मैं एक खबर देख रही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि भविष्य में शिक्षक बनना टफ हो जाएगा आईएएस बनने के मुकाबले। उत्तराखंड में कई लोग हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्या ये सत्य है कि ऐसा होगा? शिक्षक बनना टफ है आईएएस के मुकाबले, क्योंकि कई परीक्षाएं हमें देनी पड़ती हैं और आज सरकारी स्तर पर शिक्षक बनना एक चुनौती है। देखिए, शिक्षकों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा है, उसका एक मिनिमम मार्क लेना होता है और उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये एक अनक्वालिफाइड शिक्षक बन जाए या इनसफिशिएंटली क्वालिफाइड शिक्षक बन जाए, वो कई जनरेशन्स को अफेक्ट करेंगे। शिक्षक अपना समाज में एक छाप छोड़ते हैं और वो कई जनरेशन्स को पढ़ाते हैं। आपको याद होगा पहले शिक्षा मित्र की व्यवस्था थी, ऐसे ही हमारे पेरेंट स्टेट यूपी में भी व्यवस्था थी कि गांव के ही कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का को पढ़ाने दो, लेकिन उसका नतीजा ये था कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को अच्छा नहीं मिला। जिसका प्राइमरी एजुकेशन अच्छा नहीं मिला वो सेकेंडरी एजुकेशन में नेचुरली वो पिकअप नहीं कर पाएगा, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक उसकी वो कमी हमेशा रहती है। अभी हम इंडिया के जो इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिसकी असीमित संभावनाएं हैं। हम लोग उसको यूज करते हुए बड़ा इकोनॉमी बन जाएंगे, तो उसके लिए उस ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तभी आएगी जब अच्छे एजुकेशन सबको मिले। अभी इन्होंने जो सवाल थे न्यूज रूम में इन लोगों के दिमाग में किए, अब एक चलते चलते एक छोटे से दो सवाल हैं। सितंबर में हमारा केंद्रीय कोटा जो अतिरिक्त मिला था खत्म हो जाएगा, उसके बाद केंद्र से कितना कोटा आप मांगेंगे ताकि उत्तराखंड की जनता को राहत मिल सके? आप बिजली की कोटा की बात? जी, बिजली कोटा की बात। हाँ, तो जाबुआ पावर प्लांट से जो कोटा मिला था तो उसको हम लोग और बढ़ा के उसकी एक तो हम उसकी वैल्यू भी बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरा उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक पत्र ऑलरेडी माननीय ऊर्जा मंत्री जी को जा चुका है
और माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मंडे को मुलाकात भी है। आप लोगों की छोटी छोटी माइक्रो और बड़ी कुछ परियोजनाओं को लेके लोहारी नागपाला, लखवाड़ व्यासी और जो आपका ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन लोगों को लेके आप भी उस प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री जी के साथ थे, जो प्रधानमंत्री जी के सम्मुख भी शायद और ऊर्जा मंत्री के साथ भी प्रेजेंटेशन हो चुका है, तो कितना पॉजिटिव है उस दिशा में हमें पावर सेक्टर में आगे जाने में? देखिए, भारत सरकार में जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी अलग अलग राय है, इसीलिए इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमने अनुरोध किया था। पावर मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ये दोनों स्टेट की स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, स्टेट के सपोर्ट में वो भी पैरवी कर रहे हैं कि पर्यावरण मंत्रालय की हमेशा उसमें टांग अड़ जाती है। नहीं, इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय का ज्यादा आपत्ति है कि अलकनंदा में अभी कोई परियोजनाएं शुरू न की जाए, और पर्यावरण मंत्रालय भी जल शक्ति मंत्रालय के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ही एक्सपर्ट टीम का गठन किया था, जिस एक्सपर्ट टीम ने 10 परियोजनाओं के लिए हरी झंडी दे चुके हैं। तो हमारा इतना अनुरोध था कि जो 10 परियोजनाएं जिनके लिए एक्सपर्ट कमेटी ने ओके किया है, कम से कम उतने परियोजनाओं के लिए अनुमति मिले। चलिए चलते चलते एक छोटा सा टिप आज करके नौजवानों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अच्छा, रीना कुछ पूछना चाह रही है, रीना पूछे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आप ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इससे पहले शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आपके पास थी। दोनों ही विभागों की अगर हम कंपैरिजन करें तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण कौन सा रहा, चैलेंजिंग कौन सा रहा? नहीं, हर विभाग चुनौतीपूर्ण होता ही है जी, और शिक्षा विभाग हमेशा ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो बहुत मैन पावर रिसोर्स के हिसाब से आप देखें तो प्रदेश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, इसके 50% एक ही विभाग के हैं, शिक्षा विभाग के हैं। तो उसकी जो चैलेंजेस हैं वो बड़ा ममूत हैं, और उसके साथ साथ आप भविष्य के जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी उसमें ज्यादा है। जी बिल्कुल सर। एक सवाल और है कि साइबर क्राइम जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और एक ऐसा ही मैसेज आपके पास भी आया था कि आप बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो आपकी बिजली जो है वो काट दी जाएगी। हालांकि आपकी वो कह सकते हैं कि तत्परता ने सब कुछ बचा लिया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता नहीं आपके नॉलेज में है नहीं है, मुझे भी वो मैसेज मिला था। आप बिजली के बिल मत भरिए। एक छोटा सा टिप नौजवानों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? 6 घंटे लगातार बैठना है या छोटी छोटी सिटिंग्स लेनी है? कितनी देर की आइडियल सिटिंग होनी चाहिए? इसके बाद खत्म करेंगे। देखिए, सबके अपने पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई फिक्सेड तरीका नहीं होता है। आप किसी भी सक्सेसफुल आईएएस एग्जाम में जो सक्सेसफुल हुए उनसे पूछेंगे, कोई बताएगा कि मैं तो 13-14 घंटे पढ़ता था, कोई दूसरा बताएगा कि नहीं मैं तो 7 घंटे 8 घंटे तो नौकरी करता था, बाकी बची हुई समय पे पढ़ता था। आप कितनी देर पढ़ते थे एक सिटिंग में? मेरा भी अगर साल भर का कैलेंडर देख लें तो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, प्रीलिम्स के रिजल्ट आया और फिर उसके बाद मेंस के एग्जाम है, ये जो 3 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल है। इन 3 महीने में मैंने 13-14 घंटे की पढ़ाई करी है एक दिन में, और उस 3 महीने को छोड़ करके जो रेस्ट है उसमें 5-6 घंटे की पढ़ाई करी है। तो ये थे हमारे साथ में सीनियर आईएएस मीनाक्षी सुंदरम साहब, जो उत्तराखंड में सचिव मुख्यमंत्री हैं और ऊर्जा सचिव हैं। इसके साथ में उत्तराखंड में कई जिम्मेदारियां संभाली। पूरा न्यूज रूम ने अपने भड़ास जो थी, अपने सवाल थे, उनसे पूछ लिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उन्होंने जवाब दिए। तो खबर उत्तराखंड में आज मीनाक्षी साहब का बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा पूरी टीम ताली बजा के स्वागत करे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग।